हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो लगातार बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है कि हम अच्छे नंबर ला पाएंगे सीटेट एग्जाम में या नहीं ला पाएंगे। सीटेट का एग्जाम आपका कल 14 दिसंबर और परसों 15 दिसंबर 2 दिन लगातार चलेगा, जो 2 शिफ्टों में होगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है, इस बार सेकंड पेपर जो है वो आपका मॉर्निंग में है, फर्स्ट पेपर जो है आपका वो इवनिंग में है, यानी कि 6 से 8 वाला पेपर मॉर्निंग में और 1 से 5 वाला जो पेपर है वो आपका इवनिंग शिफ्ट में है। तो पेपर को बहुत अच्छी तरीके से दीजिएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, पेपर देने जब जाते हैं तो उनका एकदम माहौल ही चेंज हो जाता है। ठीक है, उनके अंदर जो पहले से ही जो ज्ञान है वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और उसको भी जो है पेपर में नहीं दिखा पाते हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिन लोगों की तैयारी सही से नहीं हो पाई है या जो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। बस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसको काट छाट करके मत देखना। ठीक है, वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि आज ऐसी टेक्निक, ऐसी ट्रिक, ऐसा तुक्का या आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, एक ऐसा मेथड बताने जा रहे हैं जिससे सीटेट एग्जाम आपका बहुत अच्छे नंबरों से आप जो है पास कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं जो छात्र हमारे थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिनको लोग थोड़ी सी तैयारी भी की है, वो लोग भी 110 120 प्लस भी जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंतिम दिन बचा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, पेपर का आपका अंतिम दिन बचा है, सीटेट कैसे पास करें। बच्चे बहुत इस चीज को कमेंट्स कर रहे हैं कि सर अंतिम दिन बचा है, सीटेट कैसे पास करें। ठीक है, तो हम आपके लिए लाए हैं अंतिम दिन की ऐसी रणनीति जो आपको जो है 100 प्लस नंबर दिलाएगी, जो लोग बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए। ठीक है, और जिन लोगों ने तैयारी की है उनको निश्चित तौर पर 110 प्लस अंक लेकर आएगी ये टेक्निक जो आज बताने जा रहे हैं। तो इसे देख जरूर लेना। ठीक है, सबसे पहली चीज है आपका जो एग्जाम है, ठीक, वो 2 दिन हो रहा है। एक तो 14 दिसंबर के लिए, कुछ लोगों का जो है एग्जाम 14 दिसंबर को होगा और कुछ लोगों का एग्जाम जो है वो 15 दिसंबर के लिए होगा, यानी कि 2 दिन और 2 शिफ्टें इसकी, 2 शिफ्टें इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आपका ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन से बहुत अच्छा है। ऑफलाइन में आपको क्या होता है कि आप बार बार पेपर पलट के अपने सारे क्वेश्चन जल्दी में देख सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर पे क्या होता है, बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं देख पाते, इधर उधर स्क्रीन हटानी, ऊपर नीचे दाएं बाएं करनी पड़ती, तब जाके आप पूरा जो है देख पाते हैं। 150 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, 150 क्वेश्चन हैं आपके पेपर में। समय मिलेगा आपको 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का। इस 2.5 घंटे के समय में आपको अपना पूरा पेपर पढ़ के OMR शीट फिल भी करनी होती है। ठीक है, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर तुक्का भी लगाते हैं तब भी चलेगा, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान रखें जो चीज आज बताने जा रहे हैं। ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम की तुलना में बहुत अच्छा है, ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको बेस्ट तुक्का ट्रिक्स और बहुत ही अच्छी टेक्निक बताएंगे। सबसे पहली चीज ये है कि क्या आप पहली बार में ही सीटेट पास करना चाहते हैं? पहली बार में ही सीटेट पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको कहां मेहनत करने की जरूरत है ये भी समझ लो। 150 क्वेश्चंस हैं, वो किस तरीके से आते हैं। सबसे पहली चीज आती है आपके में चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सीडीपी आपकी जो है 15 और 15 30 नंबर की होती है। ठीक, टोटल 30 नंबर की होती है। मैथमेटिक्स दूसरे नंबर पे, मैथमेटिक्स के भी 15 और 15, टोटल 30 क्वेश्चंस हो गए। ये भी बता देंगे भी किस तरीके से। इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि जो पर्यावरण है आपका, उसके भी टोटल 15 और 15, यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए। लैंग्वेज 1 में कुछ लोगों ने हिंदी ले रखी होगी, कुछ लोगों ने इंग्लिश ले रखी होगी, कुछ ने संस्कृत, उर्दू या अन्य कोई भाषा जो भी हो वो ले रखी होगी। तो यहाँ पर 15 और 15 टोटल आपके जो है 30 क्वेश्चन यहाँ हो गए। लैंग्वेज सेकंड में भी कुछ लोगों ने, जैसे फर्स्ट में हिंदी ले ली तो दूसरे में इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या कोई अन्य भाषा ले ली, तो यहाँ भी आपके 15 और 15, ठीक है, 30 प्रश्न हो गए। इस फार्मूले को हमने 3 स्टेप्स में बांटा है। ठीक है, 30 60 60, टोटल कितना हो गया 150। यानी कि जो हमने आपको सीडीपी 15, मैथमेटिक्स 15 15 15 इस तरीके से जो हमने आपको दिए हैं, ये कैसे 60 में बटे हैं। देखो सीडीपी के जो 3 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं, वो ये हो गए। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं,
कैसे करने हैं इस चीज को आगे हम आपको बताएंगे। अब जो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चंस हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सॉरी एनवायरमेंटल स्टडीज के 15 क्वेश्चंस हैं, हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी, संस्कृत या इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसके 15, यानी कि 15, 30, 45, 60, जो 60 क्वेश्चंस आपके ये वाले हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चंस ये वाले हैं, ये आपके जो है डायरेक्ट सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है, कहां से आते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट से। यानी कि अब सब्जेक्ट से कैसे आएंगे, जो हमारी लैंग्वेजें हैं, दोनों लैंग्वेज, यहां पर आपके लिए 2-2 पैराग्राफ मिलेंगे, ठीक, 2-2 पैराग्राफ लेंगे, ये इसकी सब चीज सभी लोग जानते हैं। और जो एनवायरमेंट स्टडीज के 15 क्वेश्चंस हैं, ये सीधे आपके जो है पर्यावरण और विज्ञान से पूछे जाते हैं, ठीक है, पर्यावरण और विज्ञान से पूछे जाते हैं। और गणित के जो 15 क्वेश्चंस हैं, ये आपके जो है हल करने वाले होते हैं, जिसमें आपके लिए माध्य पूछ लेंगे, ठीक, माध्यिका पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई पूर्ववर्ती संख्या पूछ ली, परवर्ती संख्या पूछ ली, यानी कि लासा मासा से भी हो सकते हैं, ठीक, अनुपात समानुपात से भी हो सकते हैं। इस तरीके के आपके 15 क्वेश्चंस हो गए, तो ये 60 हो गए आपके, ठीक है। अब जो इधर वाले 15 बचे हैं, 15, 15, 15 और 15, यानी कि ये वाले 60 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन आपके होते हैं पेडागोजी से, ठीक है, पेडागोजी से आपके जो है 60 प्रश्न आने हैं, ठीक है। तो इन्हें कैसे हल करना है ये चीज भी हम आपको भी सीधे बताएंगे, ठीक। सबसे अच्छी चीज है आपको पेपर हल करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। पेपर हल करते समय पॉजिटिव कीज और नेगेटिव, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है कि क्या चीजें आपको पॉजिटिव रखनी है और क्या चीजें आपके लिए नेगेटिव रखनी है, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज है अवसर देना। आप ये समझ लो कि आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा ही आपका टीचर है, आप उसके टीचर नहीं है, ये समझ लीजिए। आप बच्चे हैं खुद में और वो आपका टीचर है सामने जो बैठा है, ठीक है। बच्चे को टीचर मान लेंगे तो निश्चित तौर से आप, अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाएगी तो बच्चे को डांटेंगे नहीं, उसे पीटेंगे नहीं, उसे कोई सजा नहीं देंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज है अवसर देना, यानी कि ऐसा कोई प्रश्न आपके पेपर में आ जाए जहां बच्चे को किसी कार्य के लिए बार बार अवसर देने की बात कही जा रही हो, तो वहां पर लगभग ये अवसर देने के बाद अगली चीज आती है चर्चा में शामिल करना, ठीक है। ऐसा कोई विकल्प है जहां बच्चों को रटने पे बल दिया जा रहा है, उसे चर्चा में शामिल नहीं किया जा रहा है। कोई कार्य समूह का है, ठीक है, जहां हमें बच्चों के समूह बनाने हैं, वहां पर बच्चों के लिए आपस में चर्चा में शामिल करिए, ठीक है। चर्चा में शामिल करेंगे तो बच्चा जो है जल्दी सीखेगा, क्योंकि बच्चे जो क्या होते हैं चीज़ों को देख कर, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस करके उसको छूकर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, कोई टॉपिक ऐसा होता है जहाँ पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर दीजिए, आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चीज़ आती है रटने पर बल देना, ठीक है। ये नेगेटिव कीज में है, तो बच्चे को रटने पर बल देना नहीं है, रटने वाला कोई भी ऑप्शन आता है तो वो निश्चित तौर पर गलत होगा, ठीक है। कठोर नियम बनाना, कोई भी कार्य बच्चा नहीं कर पा रहा है या आपने कक्षा में अनुशासन रखिए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इतना भी कठोर नियम मत बनाइए कि वो अपनी बात भी आपके सामने ना रख पाए। ऐसा कोई विकल्प जहाँ पर कठोर नियम बनाया जा रहा है वो निश्चित तौर पर आपका विकल्प गलत साबित होगा, ठीक है। इसके बाद हम पॉजिटिव कीज में आते हैं, तो प्रोत्साहन देना। जैसे आपने कोई चीज़ पूछी बच्चे से, बच्चे ने एकदम बिल्कुल सही बता दी, शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चे चीज़ें सही बना रहे हैं, तो उनको शाबाशी दीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही बताई है। या कोई बच्चा जो है बिल्कुल सही नहीं बता पा रहा है, आपने कोई प्रश्न पूछा सूर्य के बारे में, आपने कोई चर्चा की कि ये रोशनी में कहाँ से आती है, तो बच्चा कहेगा आसमान से आती है, या सामने वो लाल रंग का गोला है वहाँ से आती है, या नहीं भी बता पा रहा है, कोई वहाँ उस टॉपिक तक पहुँचने की कोशिश भी कर रहा है, तब भी आप उसे डांटेंगे नहीं, ठीक है। उसको क्या करेंगे, दंड नहीं देंगे उस चीज़ के लिए, उसने गलत बता दिया है तो उसे दंड नहीं देंगे, बल्कि उसके लिए प्रोत्साहन देंगे। अगर बच्चे को प्रोत्साहन देंगे तो वो निश्चित तौर से और भी अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास करेगा। सृजनात्मकता से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं, सृजनात्मकता वाला अगर ऑप्शन है तो निश्चित तौर पर वो सही होगा, ठीक है। करके सीखने पर बल देना, बच्चे को करके सीखने पर बल देना जैसा अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो निश्चित तौर पर सही होगा। अर्थपूर्ण भावपूर्ण चित्र, बच्चे जो होते हैं वो अर्थ और भावपूर्ण चित्रों को देखकर उसका अर्थ पहचानने की क्षमता भी रखते हैं, और आप भी बच्चों को चित्र के माध्यम से उन्हें अर्थ समझा सकती हैं, उसका भाव समझा सकती हैं, ठीक है। इस चीज़ पर भी बल देना है आपको। भ्रमण कारण का पता लगाना,
बच्चे जो होते हैं वो भ्रमण द्वारा सीखते हैं। किसी फूल के बारे में, किसी बगीचे के बारे में, किसी जगह के बारे में आप बच्चों को बता रहे हो, जैसे ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हो, तो जितना बच्चे जो है ताजमहल को देख के सीख जाएंगे, उतना बताने से उतनी जल्दी नहीं सीखेंगे, क्योंकि देखने से चीज़ें जो है बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। कारण का पता लगाना, अगर बच्चा नहीं सीख रहा है, ठीक है, आपने कोई चीज़ बताई है या बच्चा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या बच्चा स्कूल लेट आ रहा है, तो आप उसको डांटेंगे नहीं, उसका कारण का पता लगाएंगे कि बच्चा स्कूल में लेट क्यों आया। ठीक, आप उसे डांटेंगे नहीं कि बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैग ऊपर कर लो, मुर्गा बन जाओ, या उसको बेंच पे खड़ा कर दें। ऐसी कोई भी जो है सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। बच्चा जो है आपका, ये समझ लीजिए भगवान के बराबर है, उसको डांटना बिल्कुल भी नहीं है, उसको पीटना नहीं है, उसको दंड नहीं देना है, कंठस्थ नहीं कराना है, रटने पर बल नहीं देना है। ये सारी चीज़ें जो है गलत होती हैं। अगर किसी बच्चे के बारे में आपको कोई जानकारी लेनी है कि बच्चा लगातार स्कूल लेट आ रहा है या बच्चा लगातार कोई गलती कर रहा है, तो स्वयं में आत्ममंथन करिए कि हम ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाएं जिससे ये बच्चा जो है स्कूल भी समय से आने लगे और जो होमवर्क दे रहे हैं उसे भी अपना टाइम से करने लगे। प्रधानाचार्य से परामर्श लेना ये बिल्कुल गलत चीज़ है। यहाँ परामर्श नहीं लेना है। ऐसा कोई भी विकल्प आता है कि आप खुद में निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, आप ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जहां दिया हुआ हो कि आप प्रधानाचार्य से परामर्श लेके इस समस्या का समाधान कर लेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, कम नंबर नहीं देना है। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, होमवर्क करके नहीं ला रहा है, परीक्षा में से कम नंबर दे दें ताकि ये अगली बार जो है अच्छा काम करने लगेगा, अच्छी तरह से पढ़ने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, केवल मात्र एक ही विकल्प, ऐसा कोई विकल्प आ जाए जहां दिया हुआ हो केवल मात्र यही विकल्प होगा, तो समझ लो बिल्कुल भी गलत है। ऐसे भी ऑप्शन को टिक नहीं करना है। ठीक है, व्याख्या करना संबंधी ऑप्शन बिल्कुल टिक नहीं करना है। बच्चे के सामने हमें बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी है, उससे कम शब्दों में बहुत अच्छी तरह से समझाना है। तो ये नेगेटिव कीज दी हुई है, रटने पर बल देना, कठोर नियम, कंठस्थ, दंड, पीटना, प्रधानाचार्य से परामर्श लेना, कम नंबर देना, केवल मात्र एक ही विकल्प, व्याख्या करना, ये सभी ऑप्शन जो हैं गलत होते हैं। ऐसे ऑप्शनों से आपको बचना है। ठीक, और ये जो ऑप्शन हमने आपको बताए हैं, विभिन्न गतिविधियों का विकल्प, मूल्यांकन, एनसीएफ 2005 से संबंधित कोई ऑप्शन दिया है तो वही निश्चित तौर पर सही है। बुद्धि से संबंधित कोई ऑप्शन दिया है वो भी सही है, बुद्धि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मूल्यांकन से भी पूछे जाएंगे, एनसीएफ 2005 से भी पूछे जाएंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हमने दिए हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स। ये पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे कोई ऑप्शन में दिखाई दे तो निश्चित तौर पर वही सही है, ऐसा कोई ऑप्शन में दिखाई दे तो वो गलत है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जब कुछ समझ में ना आए तब आप क्या करेंगे। जब वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं भाई, तुक्का तुक्का कैसे लगाएंगे। ठीक, जब कोई चीज समझ में ना आए तब आपको क्या करना है। बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर। जरूरी नहीं है कि बड़ा आंसर ही सही हो। कई सारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए होते हैं एक प्रश्न के, चारों ऑप्शनों में अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा ऑप्शन ही सही होगा। ये परंपरा पुरानी हो गई है। जरूरी नहीं है कि जो लंबा ऑप्शन हो वही सही हो। हाँ, लगभग 70% ऐसा होता है कि जो लंबा ऑप्शन होता है वही सही होता है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको ध्यान देना है कि पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बात नहीं कही गई हो। जो प्रश्न है, प्रश्न में अगर ऐसा लिखा है कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, तब आपको नेगेटिव वाला लेना है। प्रश्न में ऐसा लिखा हो कौन सा विकल्प हो सकता है, तब आपको पॉजिटिव आंसर लेना है। दोनों चीजें हैं। प्रश्न में लिखा हो कि कौन सी चीज नहीं हो सकती है, कौन सा विकल्प नहीं हो सकता है, क्या कार्य नहीं कर सकते हैं, तब आपको जो है आपको नेगेटिव आंसर लेना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहां पर नहीं शब्द छिपा होगा, नहीं, तो नहीं वाले में नेगेटिव आंसर ही सही होता है। और जहां पॉजिटिव बात कही जा रही हो वहां पर आपका पॉजिटिव आंसर सही हो सकता है। कुछ भी ना पता हो तो बड़ा आंसर आप लगा सकते हैं। उपरोक्त सभी वाले, जिस प्रश्न के ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा हो जहां लिखा हो उपरोक्त सभी, तो निश्चित तौर पर वही सही होगा। ठीक है, ऐसा लिखा हो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, तो ये वाला विकल्प भी आपको टिक कर देना है, यही सही होगा। ठीक है, गद्य पद्य का पैसेज, भाई गद्य और पद्य आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दिए हुए होंगे। उनके प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पैसेज बहुत अच्छी तरह से रीड करना है। ठीक है, अच्छी तरह से आप पैसेज को पढ़ के ही उनके प्रश्नों के आंसर देंगे। और यहाँ से उम्मीद करता हूँ 15 में कम से कम आप जो है 13 से 14 प्रश्न आप सही करेंगे, एक एक लैंग्वेज में। दूसरी लैंग्वेज में भी इसी तरीके से आप सही
करेंगे। बच्चे के हित को ध्यान में रखना है, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हो जहां बच्चे के हित को ध्यान में रखकर ऑप्शन बनाया गया है तो वही ऑप्शन निश्चित तौर पर सही होगा, उसी को आपको टिक कर देना है। ठीक है। टीचर एज ए हेल्पर, आप ये मान लो टीचर एज ए हेल्पर, टीचर सिर्फ एक हेल्पर की तरह है बच्चे के, आप उसे डांटेंगे नहीं। हेल्पर का काम क्या होता है? सवारियों को सही से बैठाना, उनको सुरक्षित ले जाना। तो आपका भी काम वही है, बच्चों को क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाना, उनके भविष्य को और सुरक्षित बनाना। आपको डांटना नहीं, पीटना नहीं, सजा नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, एज ए हेल्पर हैं आप। बच्चों को सजा देने वाले ऑप्शन जो होते हैं वो गलत होते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को सजा नहीं देनी है। ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए एक बहुत सी ट्रिक बताने जा रहे हैं, जैसे कि ए और वी। आपको लग रहा है कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कौन सा विकल्प लगाएं? तो निश्चित तौर पर आप बी पे टिक कर दीजिए। ठीक है। आपको लग रहा है कि ए और सी, इन दोनों में कौन सा हो सकता है? तो निश्चित तौर पर आप सी को टिक कर दीजिए। ठीक है। आपको लग रहा है ए और डी में कौन सा हो सकता है? मतलब चारों विकल्पों में ये भी सब टेक्निक फेल हो गई, इससे पीछे वाली भी फेल हो गई। अब हमें बिल्कुल आंखें बंद करके तुक्का लगाना है। तब क्या करना है? हमें लग रहा है कि दो विकल्पों में से कोई एक हो सकता है, या तो ए होगा या बी होगा, तो बी पे तुक्का लगा दें। आपको लगता है ए होगा या सी होगा, तो सी पर तुक्का लगा दें। आपको लगता है ए होगा या डी होगा, तो ए पर तुक्का लगा दें। ठीक है। आपको लगता है कि बी होगा या डी होगा, बी होगा या डी होगा, तो बी पर तुक्का लगा दें। आपको लगता है सी होगा या डी होगा, तो सी पर तुक्का लगा दें। ठीक। आपको लगता है कि बी सी डी में से कौन सा होगा, तो आप सी पर तुक्का लगा दें। आपको लगता है बी और सी में कौन सा होगा, तब भी आप सी पे तुक्का लगा दें। आपको लगता है ए बी सी डी में से कौन सा तुक्का लगाएं, कुछ भी नहीं पता, तो आप सी पर तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है। ए और डी विकल्प बहुत कम होते हैं। ठीक है। बी और सी जो है सबसे ज़्यादा ऑप्शन में मिलते हैं। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान रख लेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये समझ जाएंगे कि हमको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए हैं और 110 प्लस नंबर भी आप ला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप हमारी दूसरी एक वीडियो और है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्पेशल थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।